अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है और गर्मी में गर्मी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में हमें बहुत से पैसे बिजली के बिलों की सूरत में अदा करने पड़ जाते हैं, जिससे सारा बजट खराब हो जाता है और समटाइम तो पूरे साल की सेविंग गर्मी के इन 4 माह में निकल जाती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिसमें कुछ भी इलीगल नहीं होगा, लेकिन हमारा डिजिटल मीटर स्लो चलने लगेगा और इस तरह हमारे बिजली के बिल में भी नुमाया कमी हो जाएगी। मुल्क में बिजली की किल्लत है, मतलब जितनी खपत है उतनी बिजली की पैदावार नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी प्रोडक्शन कम हो तो वो महंगी ही होगी। अमीर लोगों को बिजली के महंगा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें ना तो कभी बिजली बचाने की जरूरत पड़ी और ना ही उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा। लेकिन एक रियल फैक्ट ये है कि इन अमीर लोगों के बिजली के बेजा इस्तेमाल की वजह से बिजली का यूनिट भी महंगा हो जाता है और इस पर हजार किस्म के नए टैक्सेस भी लगा दिए जाते हैं, जो कि अमीर और गरीब दोनों पे अप्लाई हो जाते हैं। मतलब गरीब आदमी या व्हाइट कलर सफेदपोश आदमी इस चक्की में खामखा पिस जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं स्पेशली अमीर लोगों से गुजारिश करूंगा, बेशक आपको बिजली के लाखों रुपए बिल आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लीज आप बिजली इस्तेमाल करते वक्त उन लोगों का जरूर सोच लिया करें जिन्हें हो सकता है आपकी वजह से बिजली का इतना बिल देना पड़ जाए कि जितनी उनकी तनख्वाह भी ना हो। बेशक आपको लोड शेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके यूपीएस जनरेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है एक बड़ी तादाद के बच्चों का रिस्क इस बिजली से जुड़ा हो और ये लोड शेडिंग किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीज की मौत का बायस बन जाए। इकराम टूजी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। इसलिए अपने घरों में बिजली की बचत करते हुए आपको अपनी इज्जत में फर्क या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस एहसास को जिंदा रखते हुए फख्र महसूस करना चाहिए कि हम फालतू लाइट्स, एसी, पंखे और सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल करने वाली बिजली को मुल्क की इंडस्ट्री के लिए बचा रहे हैं, जिससे आम आदमी भी खुशहाल होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। आज की वीडियो हर तबके से ताल्लुक रखने वाले के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें और दोस्त अहबाब के साथ साथ फैमिली में सारे मेंबर्स को भी दिखाएं, क्योंकि घर में कोई एक फर्द या सरबराह चाहकर भी बिजली नहीं बचा सकता जब तक कि सारे फैमिली मेंबर साथ ना दें। तो आज मैं सारी यंग जनरेशन से मोदबाना अर्ज करूंगा कि प्लीज वीडियो में बताई गई हर एक बात को गौर से सुनकर इस पर अमल करते हुए अपने वालिदैन का साथ दें, दूसरे लफ्जों में घर में कमाने वाले का साथ दें। बेशक इस दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का सरबराह सिर्फ इस वजह से बच्चों को बिजली के बेजा इस्तेमाल से नहीं रोकता कि घर वाले इस पर कंजूस का टैग ना लगा दें। मेरी न्यू जनरेशन से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी केयर करके एनर्जी और अपने वालिद के मेहनत से कमाए हुए पैसे दोनों को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मीटर को किसी गलत तरीके से स्लो करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाले, या उसके साथ कोई तावीज बांधने का नहीं कहने वाला कि जिसकी वजह से बिजली का बिल कम हो जाए, बल्कि हम कुछ ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा मीटर खुद ब खुद ही स्लो चलने लगेगा। उसमें हमें चंद चीजों का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम यूपीएस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में 1 से 2 लाख का ये मिनी बिजली घर लगा हुआ है, जिसकी वजह से बैटरी माफिया बैटरीज के रेट भी आसमानों पर ले गए। जितना इस मुल्क ने यूपीएस और बैटरी पे पैसा जाया कर दिया है, इससे मुल्क में कितने ही डैम बन सकते थे। हमें अपने यूपीएस को चेक करना है कि वो बैटरी को सारा सारा दिन चार्ज तो नहीं करता रहता। होता यह है कि यूपीएस के साथ लगी हुई बैटरी अगर तो नई है तो यूपीएस उसे कुछ देर में चार्ज करके कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही वो बैटरी पुरानी होती जाती है, उसका आउटपुट टाइम मतलब बैकअप टाइम कम होता जाता है और चार्जिंग टाइम बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे बैटरी पे ऐसा वक्त आता है कि बैटरी फुल चार्ज होने के कुछ देर बाद ही वोल्टेज ड्रॉप कर देती है और यूपीएस उसे फिर दोबारा चार्ज करने लगता है। तो हमें इस चीज को मेक श्योर कर लेना है कि यूपीएस के साथ लगी हुई बैटरी ठीक है। अगर वो ठीक नहीं तो उसे रिपेयर करवाने की जरूरत है या उसे चेंज करवाने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएस बैटरी को चार्ज करते वक्त अच्छी खासी बिजली कंज्यूम करता है और बिल में इजाफे का बायस बनता है। इसके बाद फ्रेंड, जिस चीज पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते वो ये है कि वापडा ने हमें एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है जिसमें शाम 6 बजे से 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं। मतलब शाम 6 बजे से 10 बजे तक हम जितनी बिजली यूज करेंगे उसके हमें चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे। इसमें हम घर में रूटीन ही ऐसी बना लें जिसमें पीक टाइम में बिजली का इस्तेमाल कम से कम हो। लाइक शाम के टाइम अगर हम वाटर पंप का स्विच निकाल दें, टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर का यूज इन आवर्स में ना करें, तो भी हम काफी हद तक बिजली को बचा सकते हैं।
पीक आवर्स मौसम के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं, हमारे बिजली के बिलों के ऊपर मेंशन किया होता है, वरना इनकी वेबसाइट से भी पीक आवर्स का पता चल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम मोबाइल को चार्ज करने के बाद उसके चार्जर को स्विच के अंदर ही रहने देते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि मोबाइल चार्जर बिजली यूज नहीं कर रहा। इसलिए अगर हमने मोबाइल चार्ज कर लिया है तो उसके चार्जर को सॉकेट से लाजमी निकाल दें। इसी तरह लैपटॉप का अडाप्टर भी हर वक्त उसके साथ ना लगा रहने दें, यूज के फौरन बाद उसके स्विच को भी निकाल दें या उसका बटन ऑफ करें। आमतौर पे हम रात के वक्त डिम लाइट के लिए जीरो का बल्ब यूज करते हैं, लेकिन दिन में उसकी केयर नहीं करते, वो दिन में भी सारा दिन चलता रहता है। बेशक वो थोड़ी बिजली लेता है, लेकिन अगर उसे हम 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी कि ये भी बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनता है। पंखे की जितनी जरूरत हो उतना तेज चलाएं। पंखा जितना तेज चलेगा उतनी ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि पंखे को जितनी स्पीड पे भी रखें वो एक जितनी बिजली लेता है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। पंखे को अगर स्लो रखेंगे तो कम बिजली लेगा, अगर उसको तेज चलाएंगे तो वो ज्यादा बिजली लेगा। अक्सर घरों में पुराने वक्तों के फैन लगे हुए हैं जो बिल्कुल ठीक चलते हैं और हम उसे चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन वो भी ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इवन अगर उनके साथ पुराने वक्तों के रेगुलेटर लगे हुए हैं तो वो भी बहुत बिजली लेते हैं। ज्यादा बेहतर है कि आप नई टेक्नोलॉजी के एसी डीसी फैन लगवा लें। वो पुराने फैंस के 200-300 वाट की बजाय 40 से 80 वाट तक की बिजली लेते हैं और गर्मी में ये ऑल द टाइम चलते हैं, इसलिए ये बिजली के बिल में इजाफे का अच्छा खासा बायस बनते हैं। और अगर फैन कम स्पीड में चलता है या स्टार्टिंग के वक्त स्टार्ट नहीं होता या जोर लगा के स्टार्ट होता है तो उसका कैपेसिटर चेंज कर दें और जिस नंबर का कैपेसिटर उसमें से निकालें सेम उसी नंबर का कैपेसिटर उसमें लगाएं। अक्सर ये होता है कि आप मैकेनिक को लेके आते हैं, वो इसमें हाई पावर का कैपेसिटर लगा देता है कि जब आपका फैन बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन हाई पावर का कैपेसिटर लगाने से एक तो फैन की मोटर जलने का खतरा होता है, वो ज्यादा जोर लगा के घूमती है, ज्यादा हीट होती है और ज्यादा बिजली कंज्यूम करती है। आमतौर पर 2.5 UF का कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन मैकेनिक हजरात 3.5 या 4.5 का कैपेसिटर लगा के पंखे की पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे पंखे की लाइफ कम और बिजली का बिल ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर फैन में आवाज भी आती है तो उसका फौरन से बैरिंग चेंज करें। अगर फैन का बैरिंग भी ठीक नहीं है तो वो घूमने में जोर लेगा और जोर लेने का मतलब है कि वो बिजली ज्यादा लेगा। फजूल में एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल ना चलाएं। जैसे ही कमरे का एटमॉस्फेयर बाहर के एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए तो एग्जॉस्ट फैन को बंद कर दें। एग्जॉस्ट फैन कभी भी बाहर के मौसम से ज्यादा कमरे को ठंडा नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक्स्ट्रा चलाने का फायदा नहीं होता। बल्कि मेरी तरह एग्जॉस्ट फैन के साथ भी सीलिंग वाला डिमर लगा लें, जिससे आप एग्जॉस्ट फैन को ज्यादा स्पीड और ज्यादा शोर की बजाय बहुत कम स्पीड पर भी चला सकते हैं, जिससे वो बिजली कम लेगा और एफिशिएंसी ज्यादा दिखाएगा। जैसे कि बाथरूम में आप कम स्पीड में सारे दिन के लिए भी चला सकते हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। पुराने टाइप के बल्ब्स और एनर्जी सेवर्स की जगह आपने एलईडी लाइट को तो चेंज कर ही दिया होगा। अगर चेंज नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि पुराने टाइप के बल्ब्स 60 से 100 वाट तक की बिजली लेते हैं, जबकि एलईडी 12 से 18 वाट के अंदर उससे ज्यादा तेज रोशनी के साथ अवेलेबल है। डेकोरेशन वाली लाइट सिर्फ जरूरत के वक्त जलाएं। अक्सर लोग रात के वक्त घर से बाहर गली वाली लाइट ऑन कर देते हैं, लेकिन दिन में उसे ऑफ करना भूल जाते हैं और वो सारा दिन चलती रहती है। तो इनका भी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बिजली के मेन बोर्ड में छोटी छोटी एक्स्ट्रा लाइट्स बिल्कुल ना लगवाएं। सिर्फ जरूरत की 1 या 2 लाइट्स काफी हैं। ये लाइट्स भी कंटिन्यू चलती हैं। अगर हम इन्हें महीने या साल के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन लाइट्स की मद में भी हम वापडा को अच्छी खासी रकम दे चुके होते हैं। पानी वाले वाटर पंप को टैंकी के हिसाब से लगवाएं। समटाइम ये होता है कि टैंकी बहुत हाइट पे होती है तो आपने वाटर पंप छोटे साइज का लगाया होता है। टैंकी तक पानी पहुंचाने के लिए उस वाटर पंप का बहुत ज्यादा जोर लगता है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा बिजली लेता है और उसके बर्न होने की रेशो भी ज्यादा होती है। इसके बरक्स बाज जगहों पे टैंकी की हाइट थोड़ी होती है, मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे होती है और पानी वाला पंप हाई पावर का लगाया होता है, जिसकी जरूरत भी नहीं होती। वो खामखा में ज्यादा बिजली यूज करता है। उसकी जगह आप छोटा पंप लगा के अपनी टैंकी तक पानी को बासानी पहुंचा सकते हैं। और ज्यादा बेहतर यही है कि वाटर पंप में भी आप डीसी टेक्नोलॉजी में आ जाएं। उसमें ये बहुत कम पावर लेके पानी की टैंकी को भर देता है। अपने घर में डिजिटल मीटर से बिजली के वोल्ट चेक करें। अगर बिजली के वोल्ट भी कम आते हो तो भी आपके अप्लायंसेस ज्यादा एम्पेयर लेती हैं, ज्यादा बिजली यूज करती हैं। इसके लिए ज्यादा बेहतर तो यही है कि आप मेन बोर्ड में 63 एम्पेयर का वोल्टेज कंट्रोलर लगवा लें। उससे आपका सारा घर बिजली के बहुत कम होने की सूरत में भी और बिजली के बहुत हाई वोल्टेज आने की सूरत में भी महफूज रहेगा। टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ओवन के बारे में आमतौर पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमारा ओवन 1 टन के एसी जितनी बिजली लेता है। मतलब अगर हम ओवन को 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ऑन करते हैं, चलाते हैं, इसका मतलब यही है कि हमने 15 मिनट के लिए 1 टन का एसी चला लिया है। तो ओवन के इस्तेमाल को भी कम से कम करें, इसकी जगह गैस वाले चूल्हे को प्रेफर करें, और अगर यूज करना जरूरी भी है तो पीक टाइम में चलाने से गुरेज करें। और इस चीज का भी ख्याल रखें कि आपका ओवन किसी चीज को गर्म करने में ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, क्योंकि अगर वो गर्म करने में ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो बिजली तो पूरी यूज कर रहा है लेकिन काम कम कर रहा है। तो ऐसे में उसको चेक करना भी बहुत जरूरी है ताकि वो बिजली के बिल में बेजा इजाफे का बायस ना बन सके। इसी तरह फ्रेंड्स, फ्रिज को भी चेक करें कि फ्रिज टाइम टू टाइम पे ऑन ऑफ हो रहा है, वो मुतवातर तो नहीं चल रहा। अगर वो कंटिन्यू चल रहा है तो फ्रिज के थर्मोस्टेट को चेक करें कि थर्मोस्टेट उसे कूलिंग करने के बाद ऑटो ऑफ क्यों नहीं करवा रहा। उसके मुतवातर चलने से एक तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, एक उसके कंप्रेसर के बर्न होने का भी खतरा होगा। ऑटोमेटिक चेक करने के लिए फ्रिज का डोर खोलने की जरूरत नहीं होती। इसकी पिछली साइड पे ब्लैक कलर का जो कंडेंसर लगा होता है उसको हाथ लगा के देखें, अगर वो गर्म है तो कंप्रेसर ऑन है, अगर वो ठंडा है तो कंप्रेसर ऑफ है। फ्रिज को हवादार जगह पे रखें, किचन के अंदर नहीं रखें, क्योंकि किचन में चूल्हे की गर्मी होती है, उसके साथ साथ फ्रिज की गर्मी भी होती है, तो फ्रिज आपको अच्छी आउटपुट नहीं दे पाएगी। फ्रिज को दीवार के साथ बिल्कुल ना लगा के रखें। गर्मी में उसके कंडेंसर को ब्रश वगैरह से साफ भी करते रहें ताकि उसको हवा लगती रहे और वो आपको अच्छी आउटपुट देती रहे। इससे फ्रिज का कंप्रेसर फ्रिज के अंदर जल्दी कूलिंग कर लेगा और जल्दी ऑफ हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर को एक्स्ट्रा चीजों से ना भरें, जितना इसे भरेंगे उतना वो ज्यादा देर चलेगा और बिजली का बिल बढ़ाएगा। और इसे एक्स्ट्रा तेज भी ना चलाएं, इसके टेम्परेचर को मौसम के हिसाब से सेट करें। इसकी डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अक्सर लोग बताते हैं कि हम रात को फ्रिज को ऑफ कर देते हैं, तो रात को फ्रिज को ऑफ कर देना सरासर गलत है। इस तरह फ्रिज में रखी चीजें भी खराब हो जाती हैं और सुबह जब आप फ्रिज को ऑन करते हैं तो उसे पूरी फ्रिज को नए सिरे से ठंडा करना पड़ता है, जिसके लिए कंप्रेसर ज्यादा देर चलता है और गर्मी में कंप्रेसर ज्यादा देर चलने की वजह से ज्यादा हीट होता है और उसके बर्न होने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह बिजली भी ज्यादा खर्च होती है और हम अपना फ्रिज का नुकसान भी करते हैं। फ्रिज हो या एसी, स्टेबलाइजर तभी यूज करें जब बिजली के वोल्ट कम हो। अगर बिजली के वोल्ट पूरे हैं तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। स्टेबलाइजर अलग से बिजली यूज करता है, वरना इससे बेहतर है कि आप मुहाफिज स्विच यूज कर लें। फ्रिज या एलसीडी के लिए आप 5 एम्पेयर वाला यूज कर लें और एसी के लिए 30 एम्पेयर वाला यूज कर लें। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अपने घर की वायरिंग को चेक करें, अगर वो पुरानी या नाकस हो चुकी हुई है तो वो वोल्ट ड्रॉप करेगी। वोल्ट्स के ड्रॉप होने को हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप किसी वोल्ट मीटर को डीपी के अंदर लगा के वोल्ट चेक करें, उसके बाद घर के अंदर किसी लास्ट पॉइंट पे उसी मीटर से वोल्ट चेक कर लें तो आपको वोल्ट्स के डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा। अगर घर के एंड पॉइंट पे आपको वोल्ट्स ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं तो फिर हम 729 की तार लेंगे, उसे एक साइड से डीपी में ज्वाइंट करेंगे और दूसरी साइड से घर के किसी एंड पॉइंट में फेज के साथ फेज और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल को ज्वाइंट कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का मसला हल हो जाएगा। बिजली की वायरिंग करवाते वक्त न्यूट्रल और फेज की वायरिंग ठीक से करवाएं। आमतौर पे ऐसा होता है कि बटन बंद करने के बावजूद हमारी अप्लायंसेस के अंदर फेज करंट जा रहा होता है। कोशिश करें कि आपके पूरे महीने के बिजली के यूनिट्स 100 से ना बढ़ पाएं। अगर 100 से बढ़ जाते हैं तो फिर 200 से ना बढ़ने दें, और अगर 200 से बढ़ जाते हैं तो कोशिश करें कि वो पूरे महीने में 300 की फिगर को टच नहीं करें। सिर्फ इस राउंड फिगर को टच करने से आपके बिल में दुगना इजाफा हो जाता है। तो इसके लिए आप रीडिंग की डेट से कुछ दिन पहले मीटर की रीडिंग को खुद चेक कर लिया करें ताकि आप राउंड फिगर के यूनिट्स को इतने दिन में मैनेज कर सकें। और फ्रेंड्स, घरों को बिना एनर्जी के इस्तेमाल किए ज्यादा से ज्यादा ठंडा रखने की कोशिश किया करें और इस बात का ख्याल घरों को बनाते वक्त भी रखें। छतों पर साया करें वरना हीट प्रूफिंग करें। इसमें हिस्ट्री की सबसे सस्ती और यूजफुल मेथड की वीडियो मैं दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। खिड़कियों में मोटे पर्दे लगाएं, बल्कि बाहर की तरफ चिखें लगाएं, क्योंकि अंदर की तरफ आप जितने मर्जी पर्दे लगा लें, जब सूरज की रोशनी विंडोज के शीशों पे पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं। भले हम उन शीशों के आगे जितने मर्जी पर्दे लगा लें, लेकिन हीट कमरे के अंदर आ चुकी होती है। इसलिए कोशिश करें कि हीट को खिड़कियों की बाहर वाली साइड से रोकें ताकि विंडोज के शीशे ठंडे रहें, जिससे हमारा कमरा भी ठंडा रहेगा। एयर कंडीशन डीसी इन्वर्टर यूज करें या नॉन इन्वर्टर यूज करें, उसका मिस यूज हरगिज ना करें। कमरे का माहौल ऐसा बना दें कि एसी कम से कम चलने पर ही कमरे को ठंडा कर दे और कमरे को भी एयर टाइट रखें ताकि कमरा ज्यादा देर तक ठंडा रहे। इसकी डिटेल वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं।
स्टूडेंट कोशिश करें कि दिन की रोशनी में किसी विंडो के पास बैठ के पढ़ें ताकि उन्हें ज्यादा अच्छी रोशनी बिना एनर्जी वेस्ट किए मिले। और अगर रात में पढ़ें तो कमरे की सारी लाइटें जलाने की बजाय किसी एक लाइट को अपने करीब किताब के ऊपर फिक्स कर लें। और अगर सोलर सिस्टम यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जितना मुमकिन हो सोलर सिस्टम से डायरेक्ट बिजली यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि बैटरियां लगवा के बिजली बचाएंगे तो हर 1 या 2 साल के बाद नई बैटरियां लगवानी पड़ेंगी, तो बिजली की बचत के पैसे उधर पूरे हो जाएंगे। लाइट जाने पर यूपीएस पर लाइटें और पंखे कम से कम चलाएं, वो फ्री में बिल्कुल भी नहीं चल रहे होते। बेशक वो बैटरी की एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन लाइट आने पर यूपीएस को बैटरी चार्ज करने के लिए जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा बिजली यूज होगी। किचन में बिजली के आलात कम से कम इस्तेमाल करें, ज्यादा काम अपने हाथों से करने की कोशिश करें। लाइक जूस निकालना, अंडा बीट करना, ग्राइंडर की जगह हौन दस्ता या कुंडी वगैरह का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। सैंडविच मेकर और टोस्टर की बजाय तवे के इस्तेमाल को तरजीह दें। कोशिश करें कि एसी की बजाय एयर कूलर से काम लें। प्रॉपर तरीके से एयर कूलर लगाएंगे तो हबस के बगैर ठंडक करेगा, और एसी को सिर्फ बरसात के मौसम में यूज कर लिया जाए। गर्मी में कपड़े भले वॉशिंग मशीन में ही धो लें, लेकिन उन्हें सुखाने के लिए स्पिनर का इस्तेमाल ना करें। गर्मी में स्पिनर की जरूरत नहीं होती, कपड़े तार पे फैलाने के कुछ देर बाद ही सूख जाते हैं। कपड़े प्रेस करने के लिए बिजली वाली आयरन की बजाय 12 वोल्ट वाली या गैस वाली आयरन का इस्तेमाल करें। 12 वोल्ट आयरन की डिटेल्ड वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप बिजली की आयरन भी यूज करते हैं तो लाइट वेट अच्छी कंपनी की आयरन यूज करें। जिस आयरन का वेट ज्यादा होता है उसकी प्लेट बहुत मोटी होती है, वो देर से गर्म होती है और ज्यादा बिजली लेती है। अच्छी कंपनी की लाइट वेट आयरन की प्लेट भी हल्की होती है और वो प्लेट जल्दी गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। नहाते हुए पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। ज्यादा पानी यूज करने से पानी का पंप ज्यादा चलेगा। अक्सर हम नहाते हुए बहुत सा पानी सिर्फ पानी के ठंडा आने के इंतजार में जाया कर देते हैं। उसके हल के लिए नहाने से पहले पानी वाला पंप चलाएं, फौरन ठंडा पानी आ जाएगा। पानी जाया किए बगैर नहाएं और फौरन पंप को बंद कर दें। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो ठंडे पानी के इंतजार में पानी को जाया मत करें। उस पानी को किसी बाल्टी वगैरह में सेव कर लें और उस पानी को बाद में टॉयलेट वगैरह के यूज करने के लिए रख लें। अक्सर लोग शाम को घरों से बाहर एक्स्ट्रा वाला पानी का छिड़काव शुरू कर देते हैं, तो वो भी सिर्फ जरूरत के तहत करें। पानी की टैंकी में ऑटोमेटिक स्विच के बारे में आपने सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसे जरूर लगाना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर बात बता दूं, पानी की टैंकी में वो स्विच बहुत अच्छा है, लेकिन आमतौर पे उसकी एडजस्टमेंट इस तरह की जाती है कि जैसे ही हमने टैप खोला थोड़ा सा पानी आया तो डोंकी पंप ऑन हो गया। तो इसकी ये सेटिंग बिल्कुल गलत है। इसकी सेटिंग इस तरह कर लें कि जब तक टैंकी का ऊपर वाला तीसरा हिस्सा खाली नहीं हो जाए पानी वाला पंप दोबारा नहीं चले। इससे यह होगा कि पंप बार बार नहीं चलेगा और जब चलेगा तब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आमतौर पर हमारे पंप जलने की ज्यादा वजह यही होती है कि वो खाली टैंकी को भरने के लिए बहुत ज्यादा देर चलता है और आमतौर पर वो धूप में लगे होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से बर्न होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और फिर उसमें एक नुकसान वाली बात यह भी होती है, जितनी देर में टैंकी का पानी खत्म होता है उतनी देर में पंप का पानी भी डाउन चला जाता है और पंप को दोबारा नीचे से पानी उठाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है और समटाइम वो काफी देर खाली भी चलता रहता है। और बहुत सारे केसेस में अगर पंप का प्रेशर कम हो तो वो पानी उठाना भी छोड़ जाता है। इसके साथ साथ हमने अपने पंप की शॉर्टेज भी चेक करनी है। अगर वो शॉर्ट है तो भी वो बहुत ज्यादा एम्पेयर पे चलेगा, वो बहुत ज्यादा बिजली लेगा। अगर हमने उसे दोबारा वाइंड करवाया हुआ है तो वो भी सख्त गर्मी में 1 टन के एसी जितनी बिजली ले जाता है। इसलिए हमें ना तो उसे पीक टाइम में चलाना है और ना ही उसे बहुत ज्यादा देर तक चलाना है। एसी के आउटडोर पे साया रखें। रिमोट वाली जितनी चीजें हों उन्हें स्विच से बंद करना है, रिमोट से बंद करना काफी नहीं है। लाइक हमने एलसीडी को रिमोट से बंद कर दिया तो वो प्रॉपर बंद नहीं है, सिर्फ उसकी एलसीडी या पिक्चर ट्यूब ऑन नहीं है, बाकी उसकी सप्लाई बिजली यूज कर रही है। अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं तो कोशिश करें कि लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ पुराने टाइप का पिक्चर ट्यूब वाला मॉनिटर रखा हुआ है तो फौरन से एलसीडी पे शिफ्ट हो जाएं, इससे भी बिजली की बहुत बचत हो जाएगी। इसी तरह अगर आप टीवी भी पुराने मॉडल का पिक्चर ट्यूब वाला यूज कर रहे हैं तो उस टीवी की बजाय भी एलसीडी पे शिफ्ट हो जाएं। एलसीडी उस टीवी के मुकाबले में बहुत कम बिजली यूज करती है। स्विच को सॉकेट के अंदर टाइट होना बहुत जरूरी है, इस चीज का भी हमें जरूरी ख्याल रखना है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम इन छोटी छोटी चीजों पर अमल करके बिजली की बचत में अपना हिस्सा डाल सकते हैं और अपने बिजली के बिल को ऑलमोस्ट आधा कर सकते हैं। याद रहे, बिजली हमारे ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ही महंगी होती जा रही है। आज की वीडियो बिजली बचाने के हवाले से A to Z कंप्लीट पैकेज है। सारे पॉइंट वैलिड और टू द पॉइंट है।
इसके अलावा बिजली बचाने का कोई भी तरीका आपके जहन में हो तो मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा, मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा और उस पर कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।